हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपमा साहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले कुछ समय से आपके फर्स्ट पेपर का 3rd यूनिट का ये टॉपिक हम देख रहे हैं, सैम्पलिंग, निदर्शन। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि प्रायिकता निदर्शन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं और इसकी विभिन्न विधियाँ क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रायिकता निदर्शन क्या होता है और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में असंभाविता निदर्शन या अप्रायिकता निदर्शन कहा जाता है। This type of sampling, as the name itself suggests, is a comparatively less scientific method of sampling in which neither all the units in the universe get a chance to be selected in the sample, nor the probability of each unit of being selected in the sample can be statistically calculated. तो ये असंभाविता निदर्शन, जैसा कि हमें नाम से भी स्पष्ट दिखाई देता है, थोड़ा कम वैज्ञानिक तरीका है निदर्शन का, क्योंकि इस निदर्शन पद्धति में न तो समग्र की सभी इकाइयों को निदर्श में चुने जाने का अवसर मिलता है और न ही किसी इकाई के चुने जाने की संभावना की सांख्यिकीय गणना की जा सकती है। This is precisely the reason why this type of sampling is not considered appropriate for scientific social researches. तो चूँकि ये बहुत वैज्ञानिक तरीका नहीं होता है, बहुत विश्वसनीय तरीका नहीं होता है सैम्पलिंग का, इसलिए वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधानों के लिए इसे उचित या उपयोगी नहीं माना जाता है। This is generally used in market surveys and public opinion surveys, where the objective is to get a rough or immediate estimate of the popularity of a product or of public opinion on a particular issue. तो चूँकि हम सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में तो इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत अधिक वैज्ञानिक नहीं होता है, लेकिन हम बाज़ार के सर्वेक्षणों में और जनमत सर्वेक्षणों में इस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर हमें कोई निश्चित मापन नहीं चाहिए होता है, बल्कि एक रफ़ एस्टिमेट चाहिए होता है, एक रफ़ अनुमान या तात्कालिक अनुमान ही चाहिए होता है। जैसे हम किसी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को हमें गेज करना हो, या हमें पब्लिक ओपिनियन देखना हो किसी ज्वलंत मुद्दे पर या किसी पॉपुलर मुद्दे पर, हम ये जानना चाहते हो कि लोगों की राय क्या है, और एक रफ़ एस्टिमेट ही हमें चाहिए होता है, एक ट्रेंड हमें चाहिए होता है, पर कोई निश्चित माप नहीं चाहिए होता है, तब हम इस तरह के सर्वेक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी असंभाविता निदर्शन के प्रकार। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ ऑफ 3 टाइप्स: पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। तो जो असंभाविता निदर्शन है वह 3 प्रकार का होता है: पर्पसिव सैम्पलिंग यानी उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, कोटा सैम्पलिंग यानी कोटा निदर्शन, और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग यानी आकस्मिक निदर्शन। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये तीनों निदर्शन पद्धतियाँ क्या हैं। सबसे पहले पर्पसिव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। This type of sampling is used when the topic of research is such that only a particular category or group of people could have information or opinion on that topic. तो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जब हमारे अध्ययन का या सर्वेक्षण का विषय ऐसा हो जिसके बारे में सबको जानकारी न हो, या सबके जानकारी होने की संभावना कम हो, और कुछ खास श्रेणी के लोग या कुछ खास समूहों को ही उसके बारे में जानकारी हो। In such a situation, the researcher first has to figure out who all are best placed to provide information on the topic. तो सबसे पहले तो जो सर्वेक्षण करता होता है या जो अनुसंधान करता होता है, उसे यह समझना पड़ता है कि
कौन लोग या कौन सी श्रेणी के व्यक्ति या कौन से समूह उसे उस विषय से संबंधित सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं. He then prepares a list of people who in his wisdom would be able to provide relevant information. तो फिर वो उन लोगों की एक लिस्ट तैयार करता है, एक सूची तैयार करता है. किन लोगों की? उन लोगों की जो उसकी नज़र में या उसकी समझ में उसे उस विषय पर सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं. After preparing the list, he collects data from all or some of the people from the list according to his will and convenience. तो एक बार जब वो लिस्ट बना लेता है तो फिर वो उस पूरी लिस्ट में जितने नाम हैं सभी से या उनमें से कुछ से सूचनाएं एकत्रित कर सकता है और ये सूचनाएं वो अपनी इच्छानुसार और अपनी सुविधा अनुसार उन व्यक्तियों से संपर्क करके और प्राप्त कर सकता है. For example, if the researcher wishes to gauge the opinion of college students on union budget, instead of gathering information from any random student, he may seek the list of students of economics and commerce. तो जैसे मान लीजिए कि अनुसंधानकर्ता ये जानना चाहता है कि जो केंद्रीय बजट जो जारी होता है उसके बारे में स्टूडेंट्स की, कॉलेज के विद्यार्थियों की क्या राय है. तो यद्यपि यूनियन बजट सभी के लिए होता है, आम जन के लिए होता है, लेकिन इसके बावजूद ये थोड़ा टेक्निकल भी विषय भी है और आम जन से जुड़ा होने के बावजूद हर व्यक्ति को इसके बारे में सही जानकारी होगी, इस बात की संभावना कम होती है. तो ऐसी स्थिति में अगर वह किसी भी रैंडम कॉलेज स्टूडेंट से उसके बारे में पूछे तो हो सकता है कि वह सही जानकारी न दे पाए. तो उसके विवेक से वह यह सोच सकता है कि शायद अर्थशास्त्र के विद्यार्थी या जो वाणिज्य विषय के विद्यार्थी हैं संभवतः वह बेहतर प्लेस्ड हैं इस तरह के सर्वेक्षणों के संबंध में जानकारी देने में. He may then collect the required information from all or some of the students according to his own convenience. तो वह क्या करता है कि पहले तो वो अर्थशास्त्र और वाणिज्य के विद्यार्थियों की एक लिस्ट बनाता है और फिर उस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों के नाम होते हैं उनसे वो अपनी इच्छानुसार सभी से या उनमें से कुछ से सूचनाएं एकत्रित कर सकता है. Since in this method no systematic technique of selecting sample is followed and the researcher uses his own will and convenience in selecting the sample selected is neither scientific nor reliable and representative. तो इस तरह की जो पद्धति है जिसमें कोई सिस्टमेटिक मेथड, कोई व्यवस्थित विधि या टेक्निक के ज़रिए सैम्पलिंग नहीं की जाती है बल्कि अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता अपनी इच्छा और अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, तो इसलिए यह जो निदर्श चुनकर तैयार होता है वह न तो वैज्ञानिक होता है, न ही विश्वसनीय होता है और न ही पूरे समग्र का सही प्रतिनिधित्व करता है. फिर हमारा जो दूसरा प्रकार है अप्रायिकता निदर्शन का वह है कोटा सैम्पलिंग यानी कोटा निदर्शन. This type of sampling is used when the universe is heterogeneous and the researcher intends to ensure representation of all the different strata in the universe in his sample. तो कोटा निदर्शन का प्रयोग सामान्यतया उन परिस्थितियों में किया जाता है जब जो समग्र है अर्थात जो इकाइयाँ विषय से जुड़ी हुई हैं और अध्ययन क्षेत्र के अंदर आ रही हैं, तो जो हमारा समग्र है वह समग्र बहुत विषम रूपीय है, अर्थात उसमें अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स हैं और अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता ये चाहता है कि हर ग्रुप का प्रतिनिधित्व उसके निदर्श में हो. जब यह उसकी इच्छा हो तब वह कोटा सैम्पलिंग करता है, कोटा निदर्शन करता है. In order to ensure representation, he divides the universe into different strata and then decides how many units, quota, are to be selected from each strata. तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने समग्र को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है
और फिर यह निश्चय करता है कि हर ग्रुप में से वो कितने इकाइयों का चयन करेगा। तो एक तरह से वो कोटा फिक्स कर देता है कि वह ग्रुप ए बी सी, अगर मान लीजिए 3 ग्रुप्स हैं तो ए से वह 100 यूनिट्स का सिलेक्शन करेगा, बी से वो 150 यूनिट्स का सिलेक्शन करेगा, सी से वो 175 यूनिट्स का सिलेक्शन करेगा। तो वो कोटा फिक्स कर देता है 100, 150, 175, 200। तो इसीलिए इसे हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं या कोटा निदर्शन कहते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता हर स्ट्रेटा के लिए एक निश्चित कोटा फिक्स कर देता है। He then selects the desired number of units from each strata according to his own convenience and will. एक बार जब वो कोटा निर्धारित कर देता है कि उसे यूनिवर्स के भाग ए से 100 यूनिट सिलेक्ट करनी है, तो फिर वो ये 100 इकाइयाँ जो हैं वो अपनी इच्छा से किन्हीं भी 100 इकाइयों से को अपने निदर्श में शामिल कर लेता है। उसी तरह से वो यूनिवर्स के स्ट्रेटा बी में से किन्हीं भी 150 इकाइयों को अपने निदर्श में शामिल कर लेता है। और सी के लिए अगर उसने कोटा 175 फिक्स किया है तो कोई भी 175 इकाइयों को अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से वह अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से इस विधि में भी न तो किसी सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, न ही जो अनुसंधान करता है उसकी अपनी स्वयं की इच्छा सुविधा से यह विधि स्वतंत्र होती है। इसलिए हम इस विधि को भी बहुत वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। लेकिन इस विधि में हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि जो इकाइयाँ सिलेक्ट होती हैं वह अलग अलग स्ट्रेटा से आती हैं, और इसलिए अलग अलग स्ट्रेटा, अलग अलग स्तरों, अलग अलग ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व ज़रूर सैंपल में होता है। तो इस तरह से सैंपल थोड़ा प्रतिनिधिपूर्ण ज़रूर होता है, उसमें समग्र के सभी भागों का प्रतिनिधित्व ज़रूर होता है, लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो बायस्ड होता है, वह पक्षपातपूर्ण होता है और अनुसंधानकर्ता की अपनी इच्छा और अपनी सुविधा से प्रभावित होता है। इसलिए यह बहुत वैज्ञानिक नहीं माना जाता। The sample thus selected is representative because all the different strata are represented in the sample. तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व ज़रूर उसके निदर्श में होता है और इसलिए यह निदर्श प्रतिनिधिपूर्ण होता है। However, since the units are selected in a random and biased manner without following any systematic procedure, the reliability of the sample is questionable. तो चूँकि अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा का प्रयोग करता है, अपनी सुविधा का प्रयोग करता है, किसी व्यवस्थित विधि का प्रयोग नहीं करता, किसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं करता निदर्श के चुनाव में, इसलिए उसकी विश्वसनीयता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दिस इज़ वाई दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन साइंटिफिक सोशल रिसर्चेस। और इसीलिए वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधानों में हम कोटा निदर्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अप्रायिकता निदर्शन का जो अंतिम प्रकार है वह कहलाता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग यानी आकस्मिक निदर्शन। दिस इज़ द लीस्ट साइंटिफिक एंड लीस्ट रिलायबल टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, आकस्मिक निदर्शन जो है वह निदर्शन की सबसे कम वैज्ञानिक और सबसे कम विश्वसनीय पद्धति है। In this type of sampling, the researcher goes into the field with his tool of data collection. तो इस प्रकार की निदर्शन पद्धति में जो अनुसंधान करता होता है या जो सर्वेक्षण करता होता है वह अपने तथ्य संकलन का जो उसके पास प्रविधि होती है, जो भी टूल होता है, उसको लेकर सीधे अध्ययन क्षेत्र में पहुंच जाता है। He collects data from whoever he meets accidentally and from whoever is willing to respond to his questions. तो वो अपने टूल लेकर के और अध्ययन क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहाँ उसको जो भी मिलता है, एक्सीडेंटली वह जिसके भी संपर्क में आता है या जो भी उसको उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है, उसको सूचना प्रदान करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी से सूचनाएं वो एकत्रित करता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स का कोई सर्वेक्षण करना है और मैं कॉलेज के गेट के बाहर सुबह 10 बजे जाकर खड़ी हो जाऊं और जो भी विद्यार्थी आ रहा है उससे
प्रश्न पूछना शुरू कर दूं, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दूं, जो मुझे सहयोग करने को तैयार हो जाए उससे सूचनाएं प्राप्त कर लूं, जो सहयोग नहीं करता है उसे छोड़ दूं, और इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार एक निर्धारित संख्या में मैं सूचना एकत्रित करूं, तो इसे ही हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। This type of sampling is used in popular surveys where instant public opinion on popular issues or approximate estimate of people's likes and dislikes regarding popular trends is sought. तो ये जो आकस्मिक निदर्शन है, इसका प्रयोग पॉपुलर सर्वेज में होता है। बहुत ही जो लोकप्रिय सर्वेक्षण होते हैं जिसमें हमें तुरंत किसी विषय पर, किसी बहुत पॉपुलर विषय पर लोगों के जनमत जानना हो या लोगों की पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानकारी, कुछ एस्टिमेट जानना हो, तो हम इस प्रकार के सर्वेक्षण का या इस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो निदर्शन की पद्धति है, यह बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है और बहुत ही अनरिलायबल है, बहुत ही अविश्वसनीय विधि होती है। तो इस तरह से ये 3 विधियां हैं अप्रायिकता निदर्शन की, जो यद्यपि कुछ सीमा तक इनके अपने उपयोग हैं सामाजिक सर्वेक्षणों में, बाज़ार के सर्वेक्षणों में या जनमत सर्वेक्षणों में, पर आधुनिक जो वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान हैं उनमें हम इन विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो निदर्शन के बारे में हमें आपको इतना ही बताना था। आप सबको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी मैंने दी है वो उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।